वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं निशिर डाक, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1940 के समय में, जहां हम नारायण नाम के एक म्यूजिशियन को देखते हैं। और वैसे तो नारायण दोस्तों अपने ग्रुप के साथ गाता है, और आज उसको अकेले कहीं जाना है, इसलिए पहले वो सरस्वती माता को प्रणाम करके अपने घोड़े गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जैसे वो थोड़ा आगे जाता है, घोड़ा गाड़ी अचानक से रुक जाती है। जब वो चालक से पूछता है कि क्या हो गया, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। और उसी समय नारायण को किसी औरत के गाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर नारायण को बड़ी घबराहट होती है कि अचानक कहाँ से। और तभी एक औरत नारायण का नाम लेते हुए उसकी घोड़े गाड़ी का दरवाजा ढकने लगती है, जहां वो औरत 2 बार नारायण को उसके नाम से पुकारती है दोस्तों। लेकिन नारायण दोनों बार उसका कोई जवाब नहीं देता। पर तीसरी बार नाम लेने पर नारायण गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए पूछता है कौन है, जो कि नारायण की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। असल में दोस्तों वो कोई औरत नहीं बल्कि एक डरावनी डायन है। और वहाँ नारायण उस डायन को देखकर अंदर से बहुत ज्यादा डर जाता है, पसीना पसीना। फिर वो नारायण को मार डालती है, और अगली सुबह गांव वालों को नारायण की लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती है। मूवी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम 6 दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं, और इन सभी का नाम है तितली, मेघा, अरुण, रिटो, नील और अनिर। तो ये सभी लोग म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही ये लोग म्यूजिक में पीएचडी भी कर रहे हैं, और ये सभी लोग मिलकर एक साथ गाना भी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये लोग अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के 5 सबसे फेवरेट सिंगर होता है दोस्तों। इसलिए वो सभी दोस्त इस प्रोजेक्ट पर बड़ी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। अब एक दिन की बात है, उन्हें लाइब्रेरी में रविंद्रनाथ टैगोर की एक चिट्ठी मिलती है, और वो चिट्ठी रविंद्रनाथ टैगोर ने किसी निशिगंधा नाम की लड़की के लिए लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने काफी तारीफ की थी उसकी। अब ये सब देखकर ये सभी दोस्त बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं निशी के बारे में जानने के लिए कि कौन रही होगी वो। लेकिन किसी को भी निशिगंधा के बारे में कुछ पता नहीं होता। मगर उनमें से ही दोस्तों अरुण नाम का लड़का निशी के बारे में जानता था। यहाँ तक कि अरुण को निशी के गाँव का नाम भी पता होता है। और फिर वो सभी दोस्त निशिगंधा का गाँव शोकामुक्षी जाने का फैसला करते हैं, और वहाँ उनके रहने का सारा जो इंतजाम था अरुण करने वाला था। अगले दिन वो सभी कार में उसी गाँव की तरफ जाने लगते हैं, मस्त अपना रास्ते में मजे करके गाना गाते हुए जाते हैं। जिसके बाद होता ये कि जाते समय रास्ते में दोस्तों उनको एक चाय की टपरी दिखाई देती है, जहाँ वो सभी लोग सोचते हैं चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं। साथ ही जो नील है ना, वो चाय वाले से शोकामुक्षी गांव के बारे में भी पूछने लगता है कि कैसा गांव है क्या है। जिस पर वो चाय वाले उस गांव को सुनते ही अचानक बहुत घबरा जाता है। उसके तो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बदल जाते हैं कि क्या बोले। तब वो चाय वाला नील से कहता है क्या किसी आदमी की मौत हो गई है? ये सुनकर वो लोग समझ नहीं पाते कि ये पूछ क्या रहा है। तो तब चाय वाला बताता है कि शोकामुक्षी एक शापित गाँव है, और वहाँ निशिर डाक नाम की एक डायन का प्रकोप है। अब ये बातें जानने के बाद उनके कार का ड्राइवर उस गांव जाने से बिल्कुल मना कर देता है कि भाई मैं तो नहीं जाने वाला, क्योंकि ड्राइवर को अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी थी यार। तो उसी समय उन्हें वहाँ पर एक गाड़ी का आदमी मिलता है। वो लोग उस आदमी से कहते हैं कि क्या आप हमें शोकामुक्षी गाँव लेकर चलोगे? तो वो आदमी चुपचाप उनको गाँव लेकर आ जाता है। अब गाँव पहुँचते ही अरुण अपने दोस्तों को पहले हवेली पे लेके जाता है। असल में ये हवेली एक टाइम पर निशिगंधा का ससुराल था दोस्तों, और वहीं उनकी मुलाकात भोला काका नाम के आदमी से होती है, जो काफी समय से इस हवेली में देख रेख कर रहे हैं। जो होता है दोस्तों मूवीज में एक ताऊ रहता है बुढ़ा, जो हवेली की बहुत टाइम से रखवाली कर रहा होता है। ये होता है बॉलीवुड मूवीज में। तब उधर भोला काका अरुण से कहते हैं कि मैंने तुम्हें सुबह आने के लिए कहा था, पर तुम लोग इतनी देर से क्यों आए, और क्या तुम्हें मेरी चिट्ठी नहीं मिली? तभी तितली भोला से पूछती है आखिर ये हवेली में कितने जन रहते हैं यहाँ? जिस पर वो बताते हैं ये हवेली काफी समय से बंद है और यहाँ पे कोई नहीं रहता बेटा। अब ये सुनकर सभी लोग अरुण पर बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि कैसी जगह पे लेके आ गए हमको, अब यहाँ पे कोई नहीं रहता तो हम किसका इंटरव्यू लेंगे बताओ। तो अरुण तो पहले सभी को शांत करता है कि अरे रुक जाओ, मैं करता हूँ बंदोबस्त कुछ। साथ ही दोस्तों अरुण भोला से पूछता है तो एक बात बताओ यहाँ पे खाने पीने का क्या बंदोबस्त है? तो भोला बस इतना कहता है तुम लोग एक काम करना, मेरे घर से खाना लेकर चले जाना, लेकिन सिर्फ लड़के ही आना, क्योंकि रात में लड़कियों के लिए कुछ दिक्कत है। और जाते जाते भोला उनको सतर्क कर देता है कि रात में कोई भी गाना मत बजाना, वरना परिणाम बहुत ही बुरा होगा। पर कोई भी भोला की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता दोस्तों। जिसके बाद वो सभी दोस्त घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ घर में आते ही तितली को एक अजीब सा एहसास होता है। वहाँ तितली को ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी यहाँ पे आ चुकी है। फिर तितली को हवेली में एक जगह ऐसी दिखाई देती है ना, जहाँ बहुत समय पहले माता की पूजा हुआ करती थी दोस्तों। और उस जगह को देखकर तितली के मन में बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य आ जाते हैं। तभी तितली को अपने पीछे किसी औरत की आवाज भी आती है। पीछे देखने पर वहाँ पे कोई होता ही नहीं। तब अरुण से सभी पूछते हैं कि आखिर यहाँ आने से हमारी रिसर्च में फायदा क्या होगा? अरुण कहता है कि इस गाँव में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, और कल सुबह हम लोग उन्हीं का इंटरव्यू लेने जाएंगे। ये कहने के बाद दोस्तों वो कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ जरा अपने रिश्तेदार से मिलकर। दूसरी तरफ सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं, और फिर कुछ देर के बाद अरुण अपने रिश्तेदार के घर पे आ जाता है। वहाँ अरुण दरवाजा खटखटाता है कि माँ मैं हूँ अरुण, और इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि वो रिश्तेदार कोई और नहीं बल्कि अरुण की माँ है। लेकिन ये बात अरुण ने किसी को बताई नहीं है अभी तक। वहाँ
अरुण की आवाज को सुनते ही उसकी माँ जल्दी से उसको घर में बुलाती है। उसकी माँ पूछती, बेटा गांव में वापस क्यों आए हो? लेकिन ये बातें धीरे धीरे दोस्तों बहस में बदल जाती है। असल में अरुण की माँ अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अरुण को इस गांव से दूर रखा हुआ है। जिसके बाद हम तितली और नील को देखते हैं। वो दोनों एक साथ भोला के घर जा रहे होते हैं और यही हमें पता चलता है कि नील तितली का बॉयफ्रेंड है। तो रास्ते में जाते समय नील उसे बताता है कि मुझे लंदन के एक म्यूजिक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है, जिसे सुनकर तितली बड़ी खुश होती है और नील तितली को वहीं पे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तितली भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर उसी समय होता ये तितली को वापस से एक औरत की आवाज आती है जो तितली को सखी कहकर बुला रही है। सखी दोस्तों, मगर तितली इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। साथ ही हम जंगल में एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं और इस औरत के बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा। अब यहाँ घर पर अरुण की माँ अरुण को बताती कि बेटा तुम्हारे दादा नारायण जी और तुम्हारे पापा दोनों को निशी ने मारा है। लेकिन दोस्तों अरुण को ये सारी बातें अंधविश्वास लगती है, इसलिए अरुण फैसला करता है कि वो इसके पीछे का राज जानकर रहेगा। दूसरी ओर नील और तितली गाते गाते भोला के घर पर खाना लेने पहुंच जाते हैं। उधर नील की आवाज देने पर भोला घर से बाहर आकर उनको कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ गाना गाने से मना किया था ना, और अगली बार ऐसी गलती दोबारा मत करना। और मैंने कहा था कि लड़कियों को बाहर मत लाना, तुम आ गई ना। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमसे गलती हो गई और फिर वो खाना लेकर हवेली आने लगते हैं। अब यहाँ हम अरुण को देखते हैं दोस्तों। अरुण की माँ उसके लिए किचन में खाना बनाने जाती है। तभी अरुण अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखकर घर से बाहर चला जाता है। वहीं दोस्तों हवेली में अनिर, नील, रिटू, तितली और मेघा बहुत ही टेंशन में बैठे होते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा गाँव कभी देखा ही नहीं था जहाँ रात के समय बाहर निकलना और गाना गाना मना है। और उन पांचों को पता चल जाता है कि निशिर डाक के 3 बार बुलाने पर अगर कोई आदमी उसका जवाब देता है तो उसे वो हमेशा हमेशा के लिए मार देती है। जिसके बाद अरुण जंगल से जा रहा होता है। इतने में अरुण को पीछे से अपनी माँ की आवाज आती है। अरुण पीछे मुड़कर जैसे ही जवाब देता है तो उसे वहाँ पे निशिर खड़ी दिखाई देती है और उसको देखकर अरुण की हालत बहुत ही खराब दोस्तों। सीन होता है चेंज और जब तितली अपने कमरे में बैठी होती है उसी समय तितली को बाहर से कुछ आवाजें आती है। जैसे ही वो बाहर देखती है ना तो उसे बाहर अरुण की लाश लटकी हुई दिखती है, जिसको देखकर तितली डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाती है। और अब मूवी जाती यहाँ से सीधे पास्ट में, जहां हम नारायण के बेस्ट फ्रेंड महेंद्र को देखते हैं। और नारायण की मौत के बाद महेंद्र अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ तक कि महेंद्र को इस बात का डर भी था कि कहीं निशिर उसे भी जान से न मार डाले। तभी महेंद्र का दोस्त काशीनाथ वहाँ पे आता है, जो कि महेंद्र को डरा हुआ देखकर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। मगर काशीनाथ के बोलने के तरीके से पता चलता है कि जरूर उन लोगों ने कुछ गलत काम किया है दोस्तों। वहाँ महेंद्र काशीनाथ को ये कहकर बाहर आ जाता है कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। दूसरी ओर जब महेंद्र जंगल में उदास बैठा होता है ना, उसी समय महेंद्र को अपने पीछे से एक औरत की आवाज आती है और वो औरत की आवाज बिल्कुल महेंद्र की बहन की जैसी आवाज लगती है, जिस कारण महेंद्र अपनी बहन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। पर असल में वो औरत उसकी बहन तो थी नहीं, बल्कि निशिर डाक थी। और फिर निशिर नारायण की तरह ही महेंद्र को भी जान से मार डालती है। मूवी आती है दोस्तों प्रेजेंट में, जहाँ सभी लोग अरुण की मौत से बड़े दुखी होते हैं और अरुण की माँ भी अपने बेटे को खोकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तब थोड़े टाइम के बाद वहाँ पुलिस आकर सब कुछ पूछताछ करने लगती है, जिस पर अनिल पुलिस को बताता है कि हम लोग म्यूजिक में पीएचडी कर रहे हैं और यहाँ हम लोग अपनी रिसर्च करने आए थे। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस अरुण की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद दोस्तों पुलिस सभी स्टूडेंट से कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक कोई भी गाँव छोड़कर नहीं जाएगा। तब मेघा इंस्पेक्टर से कहती है कि गाँव में फोन का सिग्नल भी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग अपने मॉम डैड से कैसे बात करेंगे। इस पर इंस्पेक्टर उन्हें पुलिस स्टेशन आकर अपने मॉम डैड से बात करने की इजाजत दे देते हैं। साथ ही इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को उनकी हवेली की रखवाली करने के लिए कहते हैं, मगर वो कांस्टेबल डर के मारे ये काम करने से मना कर देता है, क्योंकि भाई सबको अपनी जान प्यारी है। इसलिए इंस्पेक्टर उनकी रखवाली के लिए बाहर के एरिया से किसी कांस्टेबल को बुलाता है और तभी एकदम से अरुण की माँ बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं कि इनको क्या हो गया। और फिर वहाँ वो सभी स्टूडेंट्स अरुण की मॉम को जल्दी में होश में लाने की कोशिश करते हैं और होश में आने पर वो बताती है कि मेरे बेटे को निशिर ने मारा। और यहीं से वो सभी को इस घर की कहानी बताने लगती है, जहाँ वो बताती है कि निशिर की दुश्मनी 6 अलग अलग परिवार से है। सबसे पहले तो नारायण जो सितार बजाते थे, दूसरा महेंद्र जो फ्लूट बजाते थे, तीसरा दीपांकर जो एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, चौथा काशीनाथ, पांचवा धीमान जो तबला बजाते थे और छठवां हेमचंद्र जो भी बजाने का काम करता था, और आखिर में उस हवेली के मालिक राजशेखर जो गाना गाया करते थे। ये सभी दोस्त एक साथ मिलकर दुर्गा माता की पूजा में गाना गाया करते थे और सभी लोगों को राजशेखर का गाना बड़ा पसंद होता था। और एक रात जब नौकरानी की बेटी महेंद्र के कमरे में उसके लिए कपड़े लेकर जाती है, तो वहाँ महेंद्र और नारायण उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि उन दोनों की गंदी नजर उस लड़की के ऊपर पहले से थी और उसके बाद से ही गाँव में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। दोस्तों इतना सब कुछ बताने के बाद अरुण की माँ अपने घर वापस
वापस चली आती है। फिर अरुण की मॉम के जाने के बाद तितली बड़ी टेंशन में होती है कि हम कहाँ फंस गए। तभी नील तितली से कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत थक चुकी हो इसलिए तुम्हें तुम्हारे कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। तितली भी उसकी बात मानकर चली जाती है। इतने में दोस्तों तितली खिड़की के बाहर एक झूला देखती है जिसके ऊपर एक अजीब सी औरत झूल रही है। यहाँ तक कि उस औरत के पैरों से खून की बूंदें गिर जा रही है। तितली की तो हालत खराब दोस्तों, डर जाती है। लेकिन उसी समय नील भी उसके कमरे में आ जाता है, जो कि तितली को डरा हुआ देखकर पूछता है तुम आखिर इतना डर क्यों रही हो, क्या हो गया। तितली फिर नील को सारी बातें बताती है, पर झूला बाहर देखने पर तो एकदम सही था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कोई औरत नहीं, कोई कुछ नहीं। इस वजह से नील तितली को समझाता है कि देखो ये सब तुम्हारा वहम है, मगर तितली कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर मुझे ये सारी चीजें क्यों दिख रही है। दूसरी तरफ दोस्तों एक कांस्टेबल हवेली की रखवाली करने के लिए आता है, मगर उस हवेली की हालत देखकर वो कांस्टेबल भी बुरी तरह हैरान। तब कांस्टेबल भोला से पूछता है कि आखिर इस गांव में पूजा पाठ और मेला क्यों नहीं होता। भोला कहता है कि यहाँ पर पूजा पाठ और गाना गाना मना है क्योंकि इस गांव पर निश्चित डाक का शाप लगा हुआ है। इतना कहने के बाद भोला चला जाता है वहाँ से। अब यहाँ तितली अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी तितली के रूम में दोस्तों वही बूढ़ी औरत आ जाती है जिसे हमने उस समय जंगल में देखा था। वहाँ उस औरत को देखकर तितली एकदम से शॉक। इतने में वो औरत तितली से कहती है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया, देखो मैं तुम्हारे लिए इमली का अचार लेकर आई हूँ। लेकिन तितली तो डर के मारे जोरों से चिल्लाती है। जहाँ उसकी आवाज सुनकर सभी लोग भागते हुए कमरे में आ जाते हैं। वो सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर कांस्टेबल के रहते ये बूढ़ी औरत अंदर कैसे आ गई। इसलिए अनिल इस बात को लेके कांस्टेबल से कहता है कि ड्यूटी के समय आपका ध्यान किधर रहता है भाई। तो कांस्टेबल कहता है कि देखिए मैं यहाँ पे चुड़ैल डायन को पकड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ तुम लोगों पे नजर रखने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों फिर उन लोगों के कहने पर कांस्टेबल जल्दी से उस बूढ़ी औरत को हवेली के बाहर कर देता है। और जब रात में सभी लोग सो रहे होते हैं तभी तितली को हवेली के ऊपर वाले कमरे से गाने की आवाज आती है, इसलिए वो धीरे से उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर वाले कमरे तक पहुंच जाती है। और वहाँ तितली जैसे ही दरवाजे के पास जाती है ना, उसी वक्त अचानक वो दरवाजा जोरों से हिलने लग जाता है। साथ ही एक औरत मुझे बचाओ कहने लगती है। ये सब देखकर तितली तो और डर जाती है कि ये हो क्या रहा है। डर के मारे भागकर वो सीधे अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ तितली को दोस्तों अपने शीशे में एक औरत की तस्वीर दिखती है जो बिल्कुल तितली की जैसी हूबहू दिख रही है। तितली और ज्यादा घबरा जाती है। फिर हम कांस्टेबल को देखते हैं और भोला के मना करने के बाद भी कांस्टेबल गाना गा रहा होता है। इतने में गाने की आवाज सुनकर कांस्टेबल के पीछे निश्चित डाक आ जाती है और हर बार की तरह निश्चित डाक कांस्टेबल का भी नाम धीरे से पुकारती है और कांस्टेबल के जवाब देते ही वो उसको भी मार डालती है। मूवी यहाँ से वापस पास्ट में जाती है दोस्तों, जहाँ हम दीपांकर को देखते हैं और नारायण और महेंद्र की मौत के बाद दीपांकर अंदर से बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। साथ ही दीपांकर को ये सारी बात सता रही थी कि कहीं निश्चित मुझे भी न मार दे। इसलिए दीपांकर अपनी जान बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेता है। और तब दीपांकर को दोस्तों अपने कमरे में पायल की आवाज आती है, जिस वजह से उसको घबराहट होती है कहीं वो आ तो नहीं गई। इतने में घर में काम करने वाली बाई दीपांकर को आवाज देकर पुकारती है और इधर दीपांकर बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे देता है। और दीपांकर के जवाब देते ही निश्चित डाक पीछे से आकर उसका गला घोंट कर मार डालती है उसको। सीन चेंज होता है दोस्तों और तितली को शीशे में अपनी परछाई दिखाई देती है, जो कि तितली से कह रही है कि मेरी हत्या की गई है। और उसी समय तितली की नींद एकदम से खुल जाती है। असल में ये सब तितली ने सपने में देखा था। वहाँ तितली की नींद से उठते ही मेघा जल्दी से उसके पास आती है, बताती कि कल रात तुम बड़ी अजीब तरह से हवेली के बीचों बीच लेटी हुई थी और फिर नील तुम्हें उठाकर कमरे में लेकर आया था। इसका मतलब दोस्तों कल रात तितली जब आवाज सुनकर भागी थी तो वो बीच में ही बेहोश हो गई थी। फिर मेघा तितली को उस कांस्टेबल की मौत की खबर भी बताती है कि उसकी भी मौत हो गई। साथ ही बाहर इंस्पेक्टर और काफी सारे गाँव वाले आए होते हैं, जहाँ सभी लोगों को ये लग रहा होता है कि जरूर उस कांस्टेबल को निश्चित डाक ने मारा है। पर वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को उनकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और इंस्पेक्टर को लगता है कि जरूर इसके पीछे किसी आदमी का हाथ होगा। इसके बाद दोस्तों गांव वाले इंस्पेक्टर से कहते हैं कि जब से ये स्टूडेंट्स गांव में आए हैं तब से गांव में हत्याएं होने लग गई हैं। इसलिए गांव वाले सभी से कहते हैं कि कोई भी उन बच्चों को, उन 5 बच्चों को मदद नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि वो लोग भोला से भी कह देते हैं कि अगर तुमने उनको खाना दिया तो तुम्हें भी गाँव से निकाल दिया जाएगा। अब गाँव वालों के जाने के बाद तितली सभी को कल रात के बारे में बताती है कि कल रात ऊपर वाले कमरे से गाने की आवाजें आ रही थी, जिस पर कोई भी उसका यकीन नहीं करता क्योंकि तितली के अलावा किसी ने भी वो आवाज सुनी नहीं थी। और नील तितली से कहता है कि जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा यार, पर तितली को अपने ऊपर पूरा भरोसा था दोस्तों। फिर मेघा भी तितली से कहती है कि नाशिर डाक जैसा कुछ होता ही नहीं, ये बस गाँव वालों की झूठी कहानियां हैं। तभी वहाँ पर भोला काका आ जाते हैं, जो कि सभी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरी वजह से अरुण और कांस्टेबल की जान गई है। यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि भोला काका के पापा काफी समय पहले हवेली में चौकीदार का काम किया करते थे और उन्होंने एक रात अपनी आंखों से नाशिर डाक को देखा था। फिर भोला काका कहते हैं कि यह हवेली शापित है और मैंने अरुण को समझाने की काफी कोशिश की थी, पर अरुण को यह साबित करना था कि हवेली में कोई भूत है ही नहीं। इसी वजह से दोस्तों अरुण ने भोला काका को कुछ पैसे देकर हवेली खुलवा ली थी ताकि वो ये साबित कर पाए कि हवेली में भूत नहीं है, लेकिन उसका ही काम तमाम हो गया। अब ये सुनकर नील ऊपर वाले कमरे में जाने का फैसला करता है क्योंकि नील को भी सारी सच्चाई जाननी है कि है क्या यहाँ पे। इसीलिए वो लोग ऊपर कमरा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। उधर कमरे में काफी सारे पुराने सामान पड़े होते हैं, साथ ही वहाँ पर एक पुराना पियानो भी पड़ा होता है और तितली उस पियानो को देखे बिना उस पियानो का मॉडल सब कुछ
बता देती है सही सही, जैसे कि वो उसी का हो। जिसके बाद तितली की नजर एक और पेंटिंग पर जाती है दोस्तों, और उस पेंटिंग को देखकर तितली पेंटिंग से कहती है, सखी तुम इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हो। और वहाँ तितली को ऐसा बर्ताव करते देखकर काफी हैरान हो जाते हैं सभी। ऐसा लग रहा था तितली के अंदर कोई आत्मा आ गई हो। अब एकदम से तितली का सर दुखने लग जाता है, इसीलिए नील तितली को उस कमरे से बाहर लेके आ जाता है। तितली के जाने के बाद दोस्तों जब रिटो उस पियानो का मॉडल देखता है तो वो बिल्कुल तितली के बताए हुए मॉडल का नाम था। ये देखते ही रिटो काफी शॉक हो जाता है। ये बात फिर वो मेघा को भी बताता है, पर मेघा को ये सब एक कोइंसिडेंस लगता है। बस मेघा को ये लगता है कि शायद से तितली ने उस पियानो के बारे में पहले कहीं सुना हो या देखा हो। फिर जब दोस्तों नील किचन में खाना बना रहा होता है, तभी नील को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई औरत अगेन नील से मदद मांग रही हो। लेकिन नील इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता फिलहाल। दूसरी तरफ तितली हवेली में घूम रही होती है। इतने में उसको सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। पहले तो तितली उसको देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो बूढ़ी औरत हवेली में कैसे आई। तभी वो बूढ़ी औरत तितली से आकर कहती है कि पन्ना भाग जाओ, और पन्ना तुम किसी को कुछ मत बताना। अब दोस्तों ये सुनकर तितली कुछ समझ नहीं पाती कि पन्ना कौन है, किसके बारे में बात कर रही है ये। साथ ही इतना कहने के बाद वो बूढ़ी औरत भी वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों उस बूढ़ी औरत के ऐसा कहने की वजह आपको मूवी में आगे पता चलेगी, तो बने रहिएगा। जिसके बाद अनिर को दोस्तों कमरे में एक बुक मिलती है, जो बुक रविंद्रनाथ टैगोर की होती है। और ये बुक अनिर को अरुण की मॉम ने दी थी। साथ ही साथ वो अनिर से कहती है कि मेरे जाने के बाद ये बुक अच्छे से संभाल के रखना। तभी अनिर को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे बुला रहा है, पर अनिर के देखने पर वहाँ पे कोई नहीं होता। अब रेटो सभी से कहता है कि हमें ये गाँव आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस गाँव में नासिर डाक की आत्मा है। पर नील उसे कहता है कि ये सब एक वहम है यार, और कुछ नहीं, असलियत में कोई भूत वूत नहीं होता। पर वो इस बात को इतना हल्के में नहीं ले सकते थे दोस्तों। इसी वजह से वो पांचों जन आज रात एक साथ कमरे में सोने का फैसला करते हैं। मगर फिर रात में सोते समय अनिर और तितली को वापस ऊपर कमरे से आवाज आती है। तब वो दोनों बिना किसी को बताए धीरे से ऊपर कमरे में चले जाते हैं, जहाँ कमरे में आते ही अनिर के चलने का ढंग बदल जाता है और ऐसा लगता है कि कोई अनिर के शरीर में एंटर कर गया है। वहाँ अनिर अपने आप कुर्सी पर बैठकर पियानो बजाने लगता है, और वो पियानो की धुन सुनकर तितली भी ख्यालों में खो जाती है। ऐसा लगता है कि वो तितली पहले भी ये धुन कभी सुन चुकी हो। दोस्तों कहानी आ जाइए पास्ट में जाती और हमें निशी के बचपन के बारे में दिखाया जाता है। बचपन में निशी को गाना गाने का बहुत ही शौक था और निशी गाना बहुत प्यारा गाती थी। इसीलिए एक दिन की बात है जब निशी के घर रविंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं, तो वहाँ निशी का गाना सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और उन्होंने आज से पहले इतनी सुरीली आवाज किसी की सुनी नहीं थी। साथ ही टैगोर जी निशी की बहुत तारीफ भी करते हैं वहाँ पे। जिसके बाद मूवी आ जाती है प्रेजेंट में, और कमरे में अनिर तितली से कहता है कि सखी मैं तुम्हारी दोस्त निशी हूँ। जिसको सुनकर तितली अंदर से दोस्तों उसकी हालत खराब की मेरी दोस्त। वहीं पास्ट में दिखाया जाता है कि धीमान की मौत हो गई थी और धीमान की लाश गांव वालों को कुएं के अंदर पड़ी मिली थी। और दोस्तों ये धीमान की मौत कैसे हुई आगे पता चलेगा आपको। अब रात में एकदम से नील, मेघा और रिटो की आंख खुलती है, जहां वो देखते हैं कि तितली और अनिर तो कहीं गायब हो गए हैं। इसीलिए वो लोग तितली और अनिर को ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ जाने लग जाते हैं। तभी नील को ऊपर कमरे से आवाज आती है, इसी वजह से वो लोग जल्दी से ऊपर कमरे की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ अनिर तितली से कहता है कि सखी क्या तुम मुझे भूल गई हो, पर तितली उसकी बातें नहीं समझ पा रही थी दोस्तों। तभी नील और मेघा उस कमरे का दरवाजा खटखटाने लग जाते हैं, पर जब कोई कमरा नहीं खुलता तो आखिर में नील दरवाजा तोड़ कर आ जाता है। वहाँ तितली को घबराए हुए देखकर नील को ऐसा लगता है कि जरूर अनिर तितली के साथ कुछ जबरदस्ती कर रहा है, जिस कारण नील गुस्से में अनिर को थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। साथ ही दोस्तों हमें धीमान की मौत के पीछे का राज भी पता चलता है। असल में नासिर डाक ने धीमान के शरीर को अपने काबू में करके उसकी जान ले ली थी। फिर अगली सुबह अनिर के होश में आने के बाद तितली सभी को सच्चाई बताती है कि आखिर पिछली रात अनिर के शरीर में निशी की आत्मा आ गई थी, मगर वो गलतफहमी होने के कारण नील ने गलती से अनिर को मार दिया। उसे लगा कि अनिर मेरे साथ कुछ जबरदस्ती कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। पर अभी भी दोस्तों अनिर को बड़ी अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती है। इसीलिए रात के समय अनिर तितली को जाकर इस बारे में बताता है, और तितली को अनिर की बातों पर पूरा यकीन तो था ही। जिसके बाद तितली और अनिर वापस से उस कमरे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को शक होता है कि जरूर उस कमरे में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। इस कारण वो दोनों कमरे में जाकर खोजबीन शुरू कर देते हैं। पर तभी पीछे से दोस्तों वही बूढ़ी औरत आ जाती है। वहाँ वो बूढ़ी औरत कहती है कि जो तुम लोग ढूंढ रहे हो वो तुम्हें पियानो के नीचे मिलेगा। और पियानो के नीचे ढूंढने पर उन्हें काफी साल पुराना एक पत्र मिलता है, और जैसे ही तितली वो पत्र पढ़ना शुरू करती है उसी समय कहानी पास्ट में चली जाती है दोस्तों, जहाँ हम निशी और उसकी बेस्ट फ्रेंड आशालता को देखते हैं। और दोस्तों आशालता की शक्ल बिल्कुल तितली की शक्ल जैसी होती है फिलहाल। और तब एक दिन आशालता दुकान से अपने लिए पर्पल और निशी के लिए ब्लू साड़ी खरीद कर लेके जाती है। पर निशी को तो आशालता की साड़ी पसंद आ जाती है, इसीलिए आशालता खुशी खुशी अपनी साड़ी निशी को दे देती है।
ऐसे ही दोस्तों निशी और आशालता एक साथ बहुत प्यार से रहते थे और ऐसे एक दिन निशी की शादी राजशेखर से हो जाती है। और दोस्तों ये वही राजशेखर है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। पर अपना घर छोड़कर जाते समय निशी बहुत ज्यादा रोती है। साथ ही आशालता भी निशी के जाने से बड़े दुख में होती है। इतना समझ में आ गया आपको। अब मूवी आ जाती है प्रेजेंट में और जब तितली, अनिर और वो बूढ़ी औरत कमरे में होते हैं तभी वहाँ नील, मेघा और इटो आ जाते हैं और वो लोग उस औरत को उड़कर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो लोग जबरदस्ती उस बूढ़ी औरत को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो बूढ़ी औरत तितली से कहती है कि पन्ना भाग जाओ, पन्ना किसी को कुछ मत बताना। पर तितली अभी भी समझ नहीं पाती कौन पन्ना, क्या पन्ना। जिसके बाद मेघा अनिर और तितली से पूछती है तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे। साथ ही नील को भी दोस्तों उन दोनों पे शक होता है कि कहीं दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। इसी बात पर अनिर और नील की बहस हो जाती है। तभी अनिर को रिटो के पीछे नासिर डाक दिखाई देती है, जिसको देखकर अनिर भागते भागते उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन सीढ़ी से उतरते समय अनिर का पैर फिसल जाता है और अनिर सीधा जाकर जमीन पे गिर जाता है। इस वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब अगली सुबह सभी लोग अनिर की मौत से बड़े दुखी होते हैं और इंस्पेक्टर अनिर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ तितली अनिर के जाने के बाद से टूट गई थी दोस्तों, क्योंकि सिर्फ अनिर ही था जो तितली की बातों पर विश्वास करता था। इतने में तितली को वापस ऊपर से कुछ आवाजें आती है, पर जब तितली ऊपर जाती है तो उसको अजीब सा महसूस होता है कुछ। साथ ही तितली को अपनी आंखों के सामने एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें आशालता पन्ना नाम की एक छोटी बच्ची से कहती है पन्ना तुम यहाँ से भाग जाओ और किसी को कुछ मत बताना। दोस्तों मूवी दोबारा से पास्ट में जाती है जहाँ हम हेमचंद्रा को देखते हैं और हेमचंद्रा जंगल में काशीनाथ को ढूंढ रहा होता है। तभी पीछे से नासिर डाक हेमचंद्रा को उसके नाम से पुकारती है, पर हेमचंद्रा उसका जवाब दिए बिना डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। मगर रास्ते में भागते समय हेमचंद्रा फिसलकर जमीन पे गिर जाता है और उसी समय हेमचंद्रा को अपने सामने काशीनाथ की लाश पड़ी हुई दिखती है, जो देखकर उसकी हालत खराब। साथ ही जंगल में हेमचंद्रा को निशिर की आत्मा दिखाई देती है, जिस वजह से वो डर के मारे भागते हुए हवेली में आ जाता है। उधर हेमचंद्रा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि निशि की आत्मा जंगल में भटक रही है और निशि की आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर हेमचंद्रा की आवाज को सुनकर चौकीदार नौकर जल्दी से उसके पास आता है। वहाँ चौकीदार उसे कहता है कि निशि मालकिन जिंदा है और मैंने अपनी आंखों से राजशेखर साहब को निशि मालकिन के साथ गाँव से बाहर जाते हुए देखा था। ये सुनते ही दोस्तों हेमचंद्रा सोच में पड़ जाता है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि निशिर डाक सिर्फ एक भूत का नाम है और अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि आखिर निशिर डाक की आत्मा किस औरत की है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, समझे। और मूवी के आगे में इस राज का पर्दा खुलेगा, बड़ा मजा आएगा आपको, आखिर ये निशिर डाक है कौन। जिसके बाद प्रेजेंट में तितली उस बूढ़ी औरत को ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है। उसी समय उसको अपने सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है और उसको देखकर तितली बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों लेकिन इमोशनल हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची पन्ना थी और तितली भी आशालता का पुनर्जन्म है दोस्तों। वहाँ तितली पन्ना को अपने गले से लगा लेती है। मूवी जाती है पास्ट में, जहाँ दुर्गा पूजा के दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी निशि के ससुराल आते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर के आने की खुशी में राजशेखर अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उनके लिए गाना गाते हैं। तब रविंद्रनाथ टैगोर जी राजशेखर से कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा गाते हो मगर निशि तुमसे भी ज्यादा सुरीला गाती है। फिर रविंद्रनाथ जी के कहने पे निशि सबके सामने गाना गाती है, साथ ही वो निशि की बहुत तारीफ भी करते हैं। लेकिन राजशेखर ये सब देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि राजशेखर की नजर में उससे बड़ा सिंगर कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रविंद्रनाथ जी निशि से कहते हैं कि अगली बार दुर्गा पूजा में मैं तुम्हारा गाना सुनने जरूर आऊंगा। ये सुनकर निशि अंदर से बड़ी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन आशालता निशि से कहती है कि मैं दुर्गा पूजा के बाद पढ़ाई करने के लिए कोलकाता जाने वाली हूँ। जिस पर निशि उसे कहती है क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर चली जाओगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी। इतने में पन्ना आशालता के लिए उसकी पसंदीदा इमली का चार लेके आती है और इसीलिए दोस्तों वो बूढ़ी औरत भी तितली के लिए इमली का चार लेकर आई थी स्टार्टिंग में। जिसके बाद निशि भी अपने गाने की प्रैक्टिस करने लग जाती है, क्योंकि अगले साल के दुर्गा पूजा में उसको रविंद्रनाथ जी के लिए गाना गाना है। पर एक दिन क्या होता है कि निशि को खबर मिलती है कि रविंद्रनाथ जी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, इसीलिए वो इस बार उनका गाना सुनने के लिए नहीं आ पाएंगे। ये जानने के बाद उसको बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसी समय आशालता आकर निशि को शांत करती है। साथ ही आशालता उसे कहती है कि तुम दुखी मत हो, रविंद्रनाथ जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम दुर्गा पूजा में अच्छे से गाना जरूर गाओगी, देखना। उसकी बातों से दोस्तों निशि को काफी हौसला मिलता है। अब निशि यहाँ से अकेले में अपने कमरे में गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और आशालता भी कमरे के बाहर से निशि का गाना सुन रही होती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर आशालता की आंखें खुली की खुली रह जाती है। यहाँ तक कि वो दृश्य पन्ना ने भी देख लिया था। इसी वजह से आशालता पन्ना को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है दोस्तों। तो प्रेजेंट में पन्ना तितली से कहती है कि जब नारायण, महेंद्र, धीमान, दीपांकर और काशीनाथ की मौत हो गई, उसके बाद हेमचंद्रा ने फैसला किया कि वो उस हवेली को पूरी तरह से जला देगा, जिससे निशि की आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर दोस्तों पन्ना खुद हवेली को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और आखिरकार कैसे भी वो हवेली जलने से बच जाती है। फिर पन्ना तितली से कहती है कि यहाँ मेरा काम पूरा हो गया है और मैं अब जा रही हूँ। इतना कहने के बाद पन्ना हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है और अभी तक दोस्तों पन्ना तितली को सारी बातें बस याद दिलाने के लिए ही रुकी हुई थी। दूसरी तरफ तितली के दोस्त
उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाते हैं और उन लोगों के साथ आज इंस्पेक्टर भी आया होता है। जंगल में काफी ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार तितली मिल जाती है, पर वहीं पन्ना को मरा हुआ देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर उस भूत ने पन्ना को भी मार दिया। इसलिए इंस्पेक्टर उन सभी को ये गाँव छोड़कर वापस चले जाने के लिए कह देते हैं, मगर तभी तितली सभी से कहती है कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, बाकी अब हमें सच्चाई का पर्दाफाश करना होगा और इस काम में मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद तितली फैसला करती है उस हवेली में वापस से दुर्गा पूजा करने का। साथ ही तितली सभी से कहती है कि पूजा में उस आदमी को भी आना होगा। इतने में हम एक आदमी को कार से उतरते हुए देखते हैं और दोस्तों तितली किस आदमी के बारे में बात कर रही थी ये भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। मूवी पास्ट में जाती है जहाँ हेमचंद्रा गुस्से में हवेली को जलाने वाला होता है, लेकिन उस घर का नौकर बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हेमचंद्रा तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसलिए जैसे ही हेमचंद्रा घर को आग लगाने वाला था तभी वहाँ पर निशिर डाक की आत्मा आ जाती है और वो आत्मा हेमचंद्रा का गला काट कर उसको जान से मार डालती है। साथ ही वो नौकर भी हेमचंद्रा को मरते हुए देख लेता है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। मूवी प्रेजेंट में आती है और हवेली में तितली दुर्गा पूजा का सारा इंतजाम कर रही होती है। दूसरी तरफ गांव वाले भी दुर्गा पूजा देखने के लिए आए होते हैं। थोड़े टाइम के बाद तितली और उसके सभी दोस्त मिलकर बड़े धूमधाम से माता की पूजा करते हैं, पर इतने में दोस्तों हवेली के अंदर राजशेखर का बेटा रुद्राशेखर आ जाता है, जिससे पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर्स भेजकर बुलाया था। वहाँ रुद्राशेखर अपनी हवेली में इतने सारे लोगों को देखकर पहले तो बड़ा गुस्सा होता है और रुद्राशेखर सभी से कहता है कि आखिर तुम लोग मेरी हवेली में क्या कर रहे हो। यहाँ तक कि रुद्राशेखर इंस्पेक्टर को भी ट्रांसफर की धमकी देने लग जाता है कि तुम भी खत्म हो जाओगे। लेकिन उसी समय तितली दोस्तों रुद्राशेखर से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि तुम्हारे पापा ने काफी साल पहले निशी का खून कर दिया था। असल में जिस दिन निशी गाना गाने वाली थी ना दोस्तों, उसी दिन राजशेखर निशी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि राजशेखर नहीं चाहता था कि उसकी बीवी सबके सामने जाकर गाना गाए। इसी वजह से वो निशी को बड़ी बेरहमी से मार डालता है और ये सब होते होते आशालता ने अपनी आंखों से देखा था, जिसपे रुद्राशेखर सभी से कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है और मेरे पापा मेरी माँ निशी के साथ सबके सामने गाँव छोड़कर गए थे। फिर दोस्तों तितली सभी से कहती है कि उस रात मैंने अपनी आंखों से निशी का खून होते हुए देखा था। इसके बाद रुद्राशेखर उससे पूछता है कि अगर तुमने निशी का खून होते हुए देखा था यानी मेरी माँ का, तो तुम्हारी उम्र तो लगभग 100 साल होनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो काफी साल पुरानी है। और वहाँ तितली सभी को बताती कि ये मेरा पुनर्जन्म है और पिछले जन्म में मैं निशी की दोस्त आशालता ही थी। और यही दोस्तों हमें आशालता की मौत के बारे में भी पता चलता है। जब आशालता राजशेखर से गुस्से में कहती है कि निशी के खून के जुर्म में मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, तब राजशेखर उस पर भी बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो आशालता के साथ जबरदस्ती करता है। साथ ही आखिर में उसको भी जान से मार डालता है। अब तितली उससे पूछती है अगर राजशेखर ने निशी को नहीं मारा तो तुम्हें इतने सालों में हवेली की याद नहीं आई और क्या तुम्हें यह हवेली नहीं चाहिए? रुद्राशेखर उसके सवाल का कोई भी जवाब देने से मना कर देता है। तभी इंस्पेक्टर रुद्रा से हवेली में खुदाई करने की परमिशन मांगता है, पर रुद्रा उस हवेली का एक पत्थर भी हिलाने से मना कर देता है और फिर वो गुस्से में गाँव छोड़कर चले जाने लग जाता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी कार रुक जाती है और तभी रुद्रा को एक आवाज आती है, जिसपे रुद्रा कहता है कि कौन बोल रहा है? तो वो आवाज रुद्रा से पूछती है बेटा मेरी लाश किधर रखी हुई है? रुद्रा तो कांपने लग जाता है और वो भागते हुए जल्दी से हवेली में वापस आ जाता है। फिर तितली दोबारा रुद्रा से कहती है कि मुझे पता था तुम वापस आओगे। वहाँ रुद्रा सबको सच्चाई बताता है कि मेरे पापा ने ही निशी को मारा था और उसे मारने के बाद वो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी दूसरी औरत को निशी की साड़ी पहनाकर गाँव से लेकर गए थे, जिससे आज तक सभी को लगा कि निशी अभी भी जिंदा है। इसका मतलब दोस्तों वो निशिर डाक कोई और नहीं बल्कि निशी की आत्मा है। और हॉस्पिटल में मरते समय राजशेखर ने रुद्रा से कहा था कि तुम उस गांव में कभी भी मत जाना और आज के बाद तुम कभी गाना भी नहीं गाओगे, क्योंकि गाना गाने की सजा मौत है। इसके बाद तितली सभी से कहती है कि उस दिन राजशेखर ने सिर्फ निशी को ही नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी मार दिया था। असल में दोस्तों उस समय राजशेखर की मॉम को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे और ऐसे बुरे समय में निशी ये बात राजशेखर को नहीं बताना चाह रही थी। अब रुद्रा सभी से कहता है कि मेरे पापा ने निशी की लाश को माता की मूर्ति के नीचे छुपाया है। इतना कहने के बाद रुद्रा भागते हुए हवेली के बाहर आ जाता है, पर तभी निशी की आत्मा रुद्रा को मार डालती है, क्योंकि निशी ने जब पहली बार उसे बुलाया था तो उसने जवाब दे दिया था और जो जवाब देता है निशी उसे मार देती है। और तब अगले ही दिन निशी की लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के बाद निशी की लाश को बहुत ही अच्छे से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जिससे निशी की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। अब सारे गाँव वाले भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर गाँव वाले तितली का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। साथ ही वो लोग तितली से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे गांव में खुशहाली आई है, इसलिए हम लोग तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे। जिसके बाद तितली अपने सभी दोस्तों के साथ खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस दिन से गांव में सभी लोग बड़े प्यार से दुर्गा पूजा मनाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी मूवी? थोड़ी लंबी हो गई लेकिन उसके लिए माफ करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।